मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करेंगे, कितनी टाइट हुई है? जब चेयरमैन को 75,000 सैलरी के साथ गाड़ी और 50,000 हाउस रेंट तक दिया जा सकता है, तो आम कर्मचारी जो गरीब मजदूर और किसान के बच्चे उनको क्यों नहीं लाभ दिया जा सकता? पहले क्या था कि एक ओपीएस की डिमांड की जा रही थी, लेकिन सरकार ने आप लोगों का बंटवारा कर दिया। नर्सों का और रेणु भाटिया जी का, महिला जो आयोग की अध्यक्ष थी हरियाणा की, तो इसमें उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है जो बयानबाजी हुई। तो कैसे देखते हैं आप इस मामले को? एक बेटी को न्याय दिलवाने के चक्कर में आप दूसरी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये कहना कि आपकी बेटी को किसी और के साथ छोड़ दें, तो ये किस तरह से उचित है? और रही इस्तीफे की बात, इस्तीफे में तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कहीं सरकार ने इस्तीफा ना लिया हो। आप कह रहे हो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जैसे दोहरा चेहरा दिखा रही है, आप कह रहे हो कि ओपीएस वहाँ लागू नहीं कर रही, लेकिन हरियाणा के मैनिफेस्टो में ऐसा इन्होंने किया था। तो वजह क्या है फिर, ये कर्मचारियों की हितैषी क्यों बनती है? चुनाव से पहले तो वोट लेने के लिए कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे वादा करते हो, और जैसे ही आपकी सरकार बनती है ओपीएस बहाल करने की बजाय आप लाठियां चलाने का काम करते हो। वो आम आदमी की बजाय वो पूंजीपतियों की सरकार बन के बैठी है। अभी चुनाव से पहले पूरे पंजाब का दौरा करके हम वहाँ की उसकी सच्चाई आम आदमी तक ले जाने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। आज बात करेंगे ओपीएस को लेकर। चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा था, रैलियां भी हुई, साइकिल यात्रा हुई, और इसके बाद सरकार जैसे ही दोबारा फिर तीसरी बार बीजेपी आई, तो ये लग रहा था कि अब ओपीएस नहीं लागू होगी, क्योंकि एनपीएस आ ली, यूपीएस आ ली। ओपीएस पे ये था कि अब ये मामला दब जाएगा, लेकिन अब दोबारा फिर ये मामला सुर्खियों में है। मेरे साथ ओपीएस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है विजेंद्र धारीवाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। इस मामले को आपने दोबारा से जिंदा किया है, तो क्या मानते हो कि ओपीएस लागू होगी? देखिए मनदीप जी, मुद्दा तो कभी ये खत्म हुआ ही नहीं था। हाँ। मुद्दा तो जैसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से लगातार इसके ऊपर चर्चाएं हमारी होती रही। ठंडे बस्ते में चला गया आप था। इस मुद्दे को कवर करते रहे, और मैं कहूँ ठंडे बस्ते में नहीं, लेकिन हाँ, कर्मचारी एक उम्मीद लिए बैठा था कि भाई ओपीएस अब बहाल होने वाली है, और केंद्र सरकार ने भी इसमें एक कमेटी का गठन कर दिया था। वहाँ भी हमारी उनके साथ चर्चाएं परिचर्चाएं लगातार हुई, लेकिन वहाँ भी केंद्र सरकार द्वारा हमारे साथ एक खेला कर दिया गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आए, वो पुरानी पेंशन को बहाल करने की बजाय। उसमें उन्होंने 50% की गारंटी दी, लेकिन टर्म एंड कंडीशन इस तरह की लगा दी कि हमारे कुछ ही % कर्मचारियों को उसका बेनिफिट मिल सकता है, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। और हम सरकार से लगातार एक बात कहते आ रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, कि ओपीएस बहाल करना देश, प्रदेश और कर्मचारी तीनों के हित में है। आज जो पैसा आप शेयर बाजार में लगा रहे हो, और आज आप स्थिति देख रहे हो, आज ईरान और इजराइल का युद्ध हो जाता है, तो उसके बाद शेयर मार्केट देखो आप कितने डाउन है। उसका असर सीधा कर्मचारियों की पेंशन के ऊपर पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमें बाजार आधारित नीति से निकालकर पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। अब आते हैं मुद्दे पर। आपने देखा कि चुनाव से पहले की मुद्दा बहुत चर्चाओं में था, लगातार हमारी रैलियां, धरने, प्रदर्शन जारी थे। लेकिन चुनाव के बाद, हाँ, चुनाव के बाद जिस गति से वो हमारा आंदोलन चल रहा था, वो गति थोड़ी धीमी जरूर हुई। और कोई भी जब बड़ा मुद्दा हो जाता है, आंदोलन जब लंबा चला जाता है, तो निश्चित है उसमें उतार चढ़ाव तो आने निश्चित हैं। और ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद हमारा मुद्दा नहीं रहा सुर्खियों में। लेकिन इसमें एक मामला भी तो हो गया ना जी। पहले क्या था कि एक ओपीएस की डिमांड की जा रही थी, लेकिन सरकार ने आप लोगों का बंटवारा कर दिया। बहुत सारे लोग एनपीएस को ज्वाइन कर गए, बहुत सारे लोग यूपीएस को, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का भी तो एक बंटवारा कर दिया। इस वजह से कुछ ना कुछ डाउन हुआ। नहीं मनदीप जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि यूपीएस आने के बाद सरकार ने हमारे कर्मचारियों की जो एकता थी वो देखने का वो दिखा दी। अब आप कह रहे हो कि बंटवारे की बात है। देखिए, एनपीएस तो हमारा कोई कर्मचारी चाहता ही नहीं था कभी भी, ना उनके साथ कभी चर्चा हुई थी। ये तो जबरदस्ती थोपी गई नीति थी। दूसरी बात, जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई तो सरकार ने हमें ऑप्शन दिया कि कर्मचारी अपनी इच्छा से यूपीएस का चुनाव कर सकता है, और हमने ये कहा कि जब तक पूर्ण रूप से ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, उसके सारे बेनिफिट हमें नहीं मिल जाते, तब तक हम यूपीएस को अडॉप्ट नहीं करेंगे। और आप देख लीजिए, केंद्र सरकार ने पहले 30 जून तक का समय दिया था, फिर केंद्र सरकार ने उसको बढ़ाकर 30 नवंबर तक का समय कर दिया, और सरकार ने ये कहा था कि हम एक ही मौका देंगे, दोबारा आपको मौका नहीं देंगे
केवल मात्र 3% कर्मचारियों ने, पूरे देश के 3% कर्मचारियों ने अभी तक यूपीएस का चुनाव किया। तो इससे तो क्लियर हो गया कि भी और 3% कर्मचारी हमारे वो थे जो केवल और केवल जिनकी सर्विस 10 से 12-14 साल की है, जिनकी बहुत कम सर्विस है, वही कर्मचारी उन्होंने यूपीएस को अडॉप्ट किया। और इन तो हमारी एकता दिखा दी कि 97% कर्मचारी आज यूपीएस, एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ है और पुरानी पेंशन नीति को बहाली चाहता है। इसी को लेकर हमने जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया नवंबर 25 में। उसके बाद अब आपने देखा कि कैथल में ही हमने 2 जून को एक साइकिल यात्रा निकाली। उसमें देखा आपने कितने सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारी उसके अंदर साइकिल और मोटरसाइकिल लेकर साइकिल यात्रा देखी, तभी ये लग रहा है कि ये दोबारा से उठ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब उसी कंटिन्यूटी में हम 2 अगस्त से पूरे प्रदेश के अंदर फिर दोबारा से ओपीएस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। 2 अगस्त को हम रोहतक में हमारा कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद 9 अगस्त को हम सिरसा में, इसी तरह हर सप्ताह एक जिले में कार्यक्रम होगा और फिर 7 फरवरी को जाकर हम राज्य स्तरीय कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम करने वाले हैं। केस कितने चल रहे हैं, क्या कुछ हुआ? जो जंतर मंतर पे आप पे केस भी हुआ था। देखिए, सरकार जब भी कोई आंदोलन बड़ा होता है, जब कोई मुद्दा बड़ा होता है, तो निश्चित तौर पर सरकार उसको दबाने के लिए कई तरह के प्रलोभन देना शुरू कर देती है, कई तरह के दबाव डालना शुरू कर देती है। तो सरकार ने पहले कोशिश करी, आपने चुनाव से पहले भी देखा होगा, मेरे ऊपर शिकायतें मेरी की गई, मेरे ऊपर चूड़ियाँ टाइट करने की बात कही गई, और इसके अलावा भी बहुत सारे दबाव हमारे ऊपर डाले गए, कई तरह के प्रलोभन अंदर खाते देने की कोशिश की। लेकिन जब हम उन प्रलोभन और उन दबावों से आगे निकल कर आगे बढ़े, तो सरकार ने 25 नवंबर को जब हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, यह हवाला दिया कि भाई वहाँ पर जितनी इनको परमिशन थी उससे ज़्यादा भीड़ आई है और इसलिए मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। और अब आप देख लीजिए, उसके बावजूद भी जंतर मंतर पर कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी नहीं कोकरोच जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या उनके ऊपर किसी के ऊपर केस दर्ज किया गया? नहीं, लेकिन हमारे ऊपर किया गया। लेकिन सरकार ये नहीं समझती कि वो भीड़ पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं थी, वो भीड़ लालच देकर बुलाई गई नहीं भीड़ थी, वो अपने मुद्दे के लिए आई भीड़ थी, वो अपने सुरक्षित भविष्य और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए आई हुई भीड़ थी। और निश्चित तौर पर इस तरह के केस दर्ज करने से कभी आंदोलन नहीं रुका करते। मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तमाम उनकी कार्यकारिणी से कहना चाहूँगा, मंत्रिमंडल से कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी धरने प्रदर्शन करने के बाद जो केस दर्ज किए जाते हैं, जेलों में डाल दिया जाता है, उससे कभी आंदोलन रुका ही नहीं। हमारा इतिहास पढ़ के दबाव जो आते हैं तो क्यों, मतलब आप लोग डरते नहीं दबाव से? देखिए, दबाव जब हमारी मांग जायज है, जब हमारा मुद्दा जायज है और हम संवैधानिक तरीके से, हम कानूनी तरीके से जब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे अधिकारों से जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर डरने घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करेंगे, कितनी टाइट हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी, वो एक चुनावी भाषण था उनका। मुख्यमंत्री जी को जब एक मंच पर होते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अपना चुनाव देखना होता है। निश्चित तौर पर उन्हें उस वर्ग जो आपसे नाराज है, जिसको आप मना नहीं पाए, जिसके मुद्दे को आप सुलझा नहीं पाए, तो उसको आप दबाने की कोशिश करोगे, उसको डराने की कोशिश करोगे। तो मुख्यमंत्री जी का एक बयान मात्र था, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि ये जायज़ मांग है। जब विधायक सांसदों को कई पेंशन दी जा सकती है, जब चेयरमैन को 75,000 सैलरी के साथ गाड़ी और 50,000 हाउस रेंट तक दिया जा सकता है, तो आम कर्मचारी जो गरीब मजदूर और किसान के बच्चे, उनको क्यों नहीं लाभ दिया जा सकता? हम तो 60 साल के बाद पेंशन मांग रहे हैं ना, 60 साल के रिटायर होने के बाद पेंशन मांग रहे हैं। लेकिन विधायक सांसदों को तो एक दिन की सदस्यता के बाद पेंशन दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर हमारी मांग जायज़ है, निश्चित तौर पर हमारी मांग संवैधानिक है। इसलिए वो बयान तो एक चुनावी बयान है, धरातल पर उसका कोई प्रभाव। पंजाब में जैसे अब चुनाव भी है, तो बातें चल रही थी कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने ओपीएस लागू नहीं किया है, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, आम आदमी पार्टी का मैं कहूँगा कि 2 चेहरे लेकर आए। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। आम आदमी पार्टी, आप देखो, जब हरियाणा में चुनाव थे तो लगातार आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने डाला कि हम ओपीएस को बहाल कर देंगे, और यहाँ भी उन्होंने घोषणाएं की। खुद केजरीवाल जी ने आकर घोषणाएं की, गुजरात में चुनाव हो वहाँ घोषणा की, उत्तराखंड में चुनाव हो वहाँ घोषणा की। लेकिन जब पंजाब में इनकी सरकार बनी, वहाँ तो पूर्ण राज्य है। दिल्ली में तो ये दिल्ली में तो हमेशा कहते रहे कि मेरे हाथ में नहीं है, मैंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर एलजी को भेज दिया और वो हमारे आपके मुद्दे को, आप ओपीएस को बहाल नहीं होने दे रहे। लेकिन पंजाब तो पूर्ण राज्य है,
पंजाब में तो ओपीएस को बहाल कर सकते हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने कैबिनेट में इस मुद्दे को पास किया, लेकिन आज तक भी पंजाब में ओपीएस को बहाल नहीं कर पाए। और निश्चित तौर पर अब 2027 में वहां पर चुनाव है, वहां पर भी हरियाणा से भी बड़ा हम आंदोलन करेंगे पूरी मजबूती के साथ। आम आदमी पार्टी की सच्चाई आम जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि ये मंच पर ओपीएस बहाल करने की बात करते हैं, चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए ओपीएस बहाल करने की बात करते हैं, लेकिन ओपीएस को बहाल नहीं करते। तो आम आदमी पार्टी का इसको लेकर हम कड़े तौर पर उनकी निंदा भी करता हूं कि आप आम आदमी का नाम लेकर आपने पार्टी बनाई, आम आदमी के मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े, लेकिन आज तक भी आप आम आदमी की भलाई को लेकर, आम आदमी के बच्चों के लिए ओपीएस को बहाल नहीं कर पाए। जी, आजकल एक मामला चला हुआ है हरियाणा के अंदर, क्योंकि कर्मचारियों की आप आवाज़ उठाते हो, तो नर्सों का और रेणु भाटिया जी का, महिला जो आयोग की अध्यक्ष थी हरियाणा की, तो इसमें उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है जो बयानबाजी हुई, तो कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, रेणु भाटिया एक बेटी के साथ जिस तरह की घटना हुई, हम पूर्ण रूप से उसकी निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और जिसने भी ये किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके। वो कहते हैं ना कि अगर न्याय मिलने में देरी हो तो न्याय नहीं रहता, तो जितनी जल्दी हो, जिस डॉक्टर ने घृणित कार्य किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिले। लेकिन रेणु भाटिया जी ने जो वहां पर किया, ठीक है, चुनाव आयोग की महिला आयोग की आप अध्यक्ष हैं, आपका दायित्व बनता है कि हमारी किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस मुद्दे को आप उठाएं और कठोर से कठोर उसको सजा दिलवाने का काम करें। लेकिन एक बेटी को न्याय दिलवाने के चक्कर में आप दूसरी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप किसी भी महिला नर्स को ये कहना कि आपकी बेटी को किसी और के साथ छोड़ दें, तो ये किस तरह से उचित है? ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। फिर दूसरा, डॉक्टर का ये प्रोटोकॉल बनता है, डॉक्टर के प्रोटोकॉल में आता है कि जब भी कोई महिला मरीज उनके पास आता है तो वो नर्स को बुलाए, वहां पर वो बुलाकर उसके सामने उसका ट्रीटमेंट करे। अगर डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता खराब थी, और मानसिकता खराब थी तभी तो उसने इतना घृणित कार्य किया। तो इसके लिए निश्चित तौर पर रेणु भाटिया जी को माफी मांगनी चाहिए। और रही इस्तीफे की बात, इस्तीफे में तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कहीं सरकार ने इस्तीफा ना लिया हो, क्योंकि ये डॉक्टर पहले से भी इस तरह की घटनाएं कर चुका है। उसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था, उसको सस्पेंशन भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ आ रहा है। तो ये भी देखना चाहिए सरकार में कौन है जो उसको दोबारा से यहाँ पर पोस्टिंग लेकर आए। तो लेकिन उसके लिए आप नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दो, जो रात को भी ड्यूटियां करती हैं, दिन में भी ड्यूटियां करती हैं। बल्कि रेणु भाटिया जी का दायित्व बनता था कि ऐसे डॉक्टर से तो उन नर्सों की सुरक्षा का प्रावधान करवाना चाहिए कि रात को जो नर्सिस ड्यूटी कर रही हैं, मरीजों की देखभाल कर रही हैं, तो ऐसे डॉक्टर की देखरेख में तो वो नर्सिस सुरक्षित नहीं है। जी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो कमेंट देख रहे हैं और रेणु भाटिया के पक्ष में आ रहे हैं, और किसान नेता जो कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके पक्ष में। देखिए, वो एक राजनीतिक, हर व्यक्ति का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। वो सच्चाई से इतर चलते हैं। उनको ये नहीं पता कि डॉक्टर का प्रोटोकॉल क्या है, उनको ये नहीं पता नर्स का प्रोटोकॉल क्या है, उनको ये नहीं पता कि एक हॉस्पिटल में जितनी नर्सिस की ज़रूरत है उससे आधी से कम काम कर रही हैं। होना तो ये चाहिए कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करके ज़्यादा से ज़्यादा नर्सों को भर्ती करे, तभी तो एक डॉक्टर के पास एक नर्स की ड्यूटी लग सकती है। लेकिन प्रोटोकॉल कहते ही नहीं कि उसके, तो इसलिए वो एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, वो अपना एक राजनीतिक हो सकता है कि कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी का। लेकिन सच्चाई यही है कि हम एक बेटी को न्याय दिलवाने के चक्कर में हम दूसरी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं बोल सकते। उसके लिए रेणु भाटिया जी को निश्चित तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं दोबारा फिर कहूँगा कि उस डॉक्टर को जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा मिले। इसके पक्ष में हम पहले से भी थे और आज भी। आप कह रहे हो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जैसे दोहरा चेहरा दिखा रही है, आप कह रहे हो कि ओपीएस वहाँ लागू नहीं कर रही, लेकिन हरियाणा के मैनिफेस्टो में ऐसा इन्होंने किया था, तो वजह क्या है? फिर ये कर्मचारियों की हितैषी क्यों बनती है? देखिए, आम आदमी पार्टी भी, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि उन्होंने आम आदमी का केवल चोला ओढ़ रखा है। वो आम आदमी की बजाय वो पूंजीपतियों की सरकार बन के बैठ गई है। आप देखिए, जब उनको राज्यसभा भेजना हो तो किसी आम आदमी को भेजने की बजाय वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़ी बड़ी अरबों खरबों के मालिक को वहाँ पर भेज रहे हैं। और अभी तो मैं देख रहा था, भजन लाल ने तो ये हरभजन सिंह ने तो ये भी बयान दिया कि मैं अभी अगर मैं मुंह खोलने पर आया तो ये तक बताऊंगा कि किसको कितने पैसे और कहाँ कहाँ दिए गए।
तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप समझ सकते हो कि राज्यसभा की सीटें कहाँ गई और किस तरह से वो दी गई। जिस तरह से दी गई उसी तरह से वो राज्यसभा के कैंडिडेट वहाँ से वापस चले गए। और रही बात ओपीएस, आम आदमी का मुद्दा है, आम कर्मचारी का मुद्दा है। और आप देखिए जो पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी हरियाणा में आकर मंचों पर आकर घोषणा करते हैं कि हम पहली कैबिनेट में 1 हफ्ते के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर देंगे, गुजरात में जाकर इस तरह की घोषणाएं करते हैं, लेकिन पंजाब में जब ओपीएस देने की बात आई तो हमारे कर्मचारी अधिकारी साथी जब मोहाली में प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां बांधी गई, उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गई, उनके पास आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो एक तरफ तो आप चुनाव से पहले तो वोट लेने के लिए कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे वादा करते हो, और जैसे ही आपकी सरकार बनती है ओपीएस बहाल करने की बजाय आप लाठियां चलाने का काम करते हो। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, पंजाब के अंदर धरातल पर काम कर रहा है, अपने आंदोलन को तेज करेगा और अभी चुनाव से पहले पूरे पंजाब का दौरा करके हम वहाँ की उसकी सच्चाई आम आदमी तक ले जाने का काम करेंगे। केजरीवाल जी की सच्चाई, भगवंत मान जी की सच्चाई कि ये मुद्दे, चुनावी मुद्दों, चुनावी जो घोषणाएं हैं उनको धरातल पर पूरे नहीं कर पाए, तो उसके लेकर उनका कड़ा विरोध करेंगे। और चुनाव में भी निश्चित तौर पर जो हरियाणा में हमने किया था कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाने का काम किया था, और जो सरकार हमें ओपीएस बहाल नहीं कर रही थी उनकी खिलाफत करने का काम किया था, उससे भी बड़ी खिलाफत हम पंजाब में करेंगे। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और आज जो ओपीएस है इस मामले पे आप लोगों ने बातें सुनी, क्या कुछ आपका कहना है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।